सोचिए, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पैलेस्टीन का मुद्दा आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? कहीं ये नफरत का वो बाजार तो नहीं जिसे अक्सर नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए गरमाते हैं? क्या एक नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए हजारों बेगुनाहों की जान दांव पर लगा सकता है? ऐसे ही सवाल हमारे देश में भी उठाए जाते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे और पर्दा। दुनिया की पॉलिटिक्स में कुछ नेता सिर्फ नेता नहीं होते, वो एक अनोखा फिनोमिनन बन जाते हैं। उनके समर्थक उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और उनके विरोधी उन्हें एक तानाशाह के रूप में देखते हैं। आज हम एक ऐसे ही नेता की कहानी में गहराई से उतरेंगे, इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। दुनिया उन्हें एक नाम से जानती है, किंग बीबी। ये नाम उन्हें उनकी लंबी पॉलिटिकल पारी और पावर पर उनकी मजबूत पकड़ के लिए दिया गया है। उनके समर्थक इसे उनकी स्ट्रेंथ मानते हैं तो विरोधी इसे उनके तानाशाही की निशानी। लेकिन नेतन्याहू को समझने के लिए हमें उनके अतीत में जाना होगा। उनका जन्म 1949 में तेल अवीव में हुआ, इजराइल के बनने के ठीक 1 साल बाद। उनके पिता बेंजियोन नेतन्याहू एक मशहूर इतिहासकार थे और राइट विंग ज़ायोनिस्ट आइडियोलॉजी के कट्टर समर्थक थे। वो मानते थे कि यहूदियों को हमेशा खतरा है और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये हम वर्सेस वो की आइडियोलॉजी नेतन्याहू के खून में है, जो उन्हें उनके पिता से विरासत में मिली। नेतन्याहू के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1976 में आया, जब उनके बड़े भाई योनाथन नेतन्याहू, जो एक इजरायली स्पेशल फोर्सेस के कमांडर थे, युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में शहीद हो गए। इस घटना ने नेतन्याहू पर गहरा असर डाला। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एक ग्लोबल क्रूसेड शुरू कर दिया और इसी से उनकी पॉलिटिकल करियर की नींव रखी गई। अमेरिका में पढ़ाई और काम करने की वजह से उनकी इंग्लिश पर जबरदस्त पकड़ थी, जिससे वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने इजराइल का चेहरा बन गए। 1996 में वो पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। उनका पॉलिटिकल स्टाइल शुरू से ही कन्फ्रंटेशनल रहा है। वो हमेशा एक दुश्मन की तलाश में रहते हैं, चाहे वो पैलेस्टीन हो, ईरान हो या उनके अपने देश के लेफ्ट विंग नेता। आलोचक कहते हैं कि नेतन्याहू ने इजराइल की पॉलिटिक्स में फियर यानी डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। आज ये किंग अपने ही महल में चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये कहानी सिर्फ नेतन्याहू की नहीं, ये कहानी है उस पॉलिटिकल प्लेबुक की जिसका इस्तेमाल दुनिया के कई नेता करते हैं, जिसमें आलोचक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न पावर, पॉलिटिक्स एंड प्रोपेगेंडा। एक लीडर पावर में कैसे बना रहता है, इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं: मीडिया पर कंट्रोल, अपने खास दोस्तों को पैसों का फायदा पहुंचाना और कानून पर पकड़। आइए देखते हैं कि नेतन्याहू ने इन तीनों को कैसे इस्तेमाल किया। सबसे पहले मीडिया पर कंट्रोल। नेतन्याहू समझते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। उन पर केस 2000 का आरोप है। इसके मुताबिक उन्होंने इजराइल के एक बड़े न्यूज़पेपर येदियोथ अहारोनोत के मालिक से एक सीक्रेट डील की। डील ये थी कि अखबार उनकी पॉजिटिव कवरेज करेगा, उनके परिवार की अच्छी इमेज बनाएगा और बदले में नेतन्याहू एक कानून लाकर उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर इजराइल हायोम अखबार की फ्री सर्कुलेशन को बंद कर देंगे, यानी मीडिया को खरीदने और विरोधी मीडिया को दबाने की कोशिश। भैयों, आलोचना करने वाले कहते हैं कि यही पैटर्न हमें इंडिया में भी दिखता है, जिसे आप और हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। आरोप है कि कई बड़े मीडिया हाउस सरकारी प्रेशर में काम करते हैं। इसका एक तरीका है सरकारी विज्ञापन। सरकारी विज्ञापन मीडिया हाउसेस की कमाई का एक बड़ा जरिया है। आरोप है कि जो मीडिया सरकारी लाइन पर चलता है उसे भर भर कर विज्ञापन मिलते हैं और जो मीडिया सरकार से सख्त सवाल पूछता है उसके विज्ञापन रोक दिए जाते हैं। इसके अलावा कई मीडिया हाउसेस के मालिक अब ऐसे बिजनेस ग्रुप्स हैं जिनके रिश्ते सरकार से बहुत अच्छे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एनडीटीवी का अडानी ग्रुप द्वारा एक्विजिशन है। जब मीडिया, जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, सवाल करना बंद कर दे तो लीडर की इमेज अपने आप बन जाती है। पावर का दूसरा स्तंभ है पैसा और क्रूनिज्म। नेतन्याहू पर केस 1000 में आरोप है कि उन्होंने अमीर दोस्तों से लाखों डॉलर के तोहफे लिए और बदले में उन्हें सरकारी फायदे पहुंचाए। और केस 4000 में तो सीधे सीधे रिश्वत का आरोप है, जिसमें उन्होंने टेलीकॉम कंपनी बेजेक के मालिक को $500 मिलियन का मुनाफा करवाया और बदले में उस मालिक ने अपने न्यूज़ पोर्टल वाला को नेतन्याहू का पर्सनल माउथपीस बना दिया। और ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। एक और इंटरनेशनल स्कैंडल है केस 3000, जिसे सबमरीन अफेयर कहते हैं। इसमें आरोप है कि इजराइल ने जर्मनी से अरबों डॉलर की सबमरीन खरीदने की डील की, जिसमें नेतन्याहू के अपने कजिन और पर्सनल वकील डेविड शिमरॉन ने दलाली की। यही नहीं, उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू को भी सरकारी पैसों से महंगे रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने के जुर्म में सजा हो चुकी है।
अब इसको अडानी ग्रुप से रिलेट करके देखिए। आलोचना करने वाले कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में अडानी ग्रुप की तरक्की आश्चर्यजनक है। देखिए ये एग्जाम्पल्स। जब देश के 6 बड़े एयरपोर्ट्स को प्राइवेट हाथों में देने का फैसला हुआ तो सारे के सारे अडानी ग्रुप को मिल गए, जबकि उनके पास इसका पहले से कोई अनुभव नहीं था। सरकारी बैंक SBI से अडानी ग्रुप को हजारों करोड़ का लोन दिया गया। जब अमेरिकन फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया तो आलोचकों ने कहा कि सरकारी एजेंसीज ने इसकी ठीक से जांच तक नहीं की। पावर का तीसरा और सबसे खतरनाक स्तंभ है कानून पर कंट्रोल। जब नेतन्याहू पर करप्शन के केस बढ़ने लगे तो उन्होंने एक नया जुडिशियल ओवरहॉल कानून लाने की कोशिश की। इसका असली मकसद था सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को छीन लेना, ताकि वो नेताओं के खिलाफ करप्शन केसेस को रिव्यू ना कर सकें। यानी कि गेम के नियम ही बदल दो ताकि तुम कभी हार ना सको। अब इसको इंडिया से रिलेट कीजिए। आलोचक कहते हैं कि यहाँ भी कानून और सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल विरोधियों को दमाने के लिए किया जा रहा है। आरोप है कि ED, CBI जैसी एजेंसी सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ही एक्टिव होती हैं। जब कोई नेता ऑपोजिशन में रहता है तो उस पर केस चलता है, और जैसे ही वो सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाता है उसके सारे केस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। सोचिए, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पैलेस्टीन का मुद्दा आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? कहीं ये नफरत का वो बाजार तो नहीं जिसे अक्सर नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए गरमाते हैं? क्या एक नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए हजारों बेगुनाहों की जान दांव पर लगा सकता है? ऐसे ही सवाल हमारे देश में भी उठाए जाते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे और पर्दा उठाएंगे उस सच से जिसे आपसे छुपाया जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू की असली कहानी शुरू होती है खुद को बचाने के लिए की गई उनकी सबसे बड़ी गैम्बिट से। जब उनके खिलाफ उन्हीं के देश में लोग खड़े हो गए थे, जब उनकी अपनी फौज उनसे सवाल कर रही थी ये सब पॉसिबल हुआ कैसे, तो उनके पास एक ही रास्ता बचा था। उन्होंने वही किया जो आलोचक कहते हैं कि तानाशाह हमेशा करते हैं। उन्होंने एक जंग शुरू कर दी। उनके लिए पैलेस्टीन के मुद्दे को भड़काना एक पॉलिटिकल चाल नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने की मजबूरी बन गई थी। यहाँ से शुरू होता है पैलेस्टीन का मुद्दा। नेतन्याहू के राज में वेस्ट बैंक में गैर कानूनी इजरायली बस्तियां तेजी से बढ़ती गई। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये पूरी तरह से इल्लीगल है। इन बस्तियों को बसाने का मकसद सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि पैलेस्टीनियन स्टेट के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देना है। इस प्रोसेस में पैलेस्टीनियंस को उनकी जमीन से बेदखल किया गया, उनके घर तोड़े गए और उन्हें हमेशा एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया। और फिर है गाजा। देखिए इस तस्वीर को। इसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन यानी खुली जेल कहा जाता है। नेतन्याहू के 15 साल से ज्यादा के राज में गाजा की जमीन, समुंदर और हवा से ऐसी घेराबंदी की गई है कि वहां के 20 लाख से ज्यादा लोग दुनिया से पूरी तरह कट गए हैं। वहां ना साफ पानी है, ना बिजली, ना रोजगार। वहां सिर्फ लाचारी और गुस्सा है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी नफरत, इतनी बर्बादी क्यों? आलोचक कहते हैं कि इसका जवाब जियोपॉलिटिक्स में नहीं, बल्कि एक सिंपल पॉलिटिकल प्लेबुक में है। जब देश असली मुद्दों पर सवाल पूछने लगे तो उनका ध्यान भटका दो, उन्हें धर्म और मजहब के नाम पर आपस में उलझा दो। इससे 2 फायदे होते हैं। एक, आपके पुराने गुनाह और करप्शन नफरत के शोर में दब जाते हैं, और दूसरा, आप लोगों के एक हिस्से को अपना अंधभक्त बना लेते हैं जो आपसे कभी सवाल नहीं पूछेंगे। ये वही अंधभक्ति है जिसके बारे में आलोचक कहते हैं कि हमारे देश इंडिया में भी चल रही है। 7 अक्टूबर 2023 को इसी लाचारी और गुस्से से हमास ने इजराइल पर एक ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसी जगह से जिसे चारों तरफ से घेर रखा हो, जहां आने जाने का कोई रास्ता ना हो, वहां से हमास ने अकेले ही दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री पावर्स में से एक को चैलेंज किया। ये इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा सुरक्षा फेलियर था और इसकी सीधी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आती थी। इस अटैक का जवाब देने के नाम पर नेतन्याहू ने गाजा पर ऐसी मिलिट्री कार्रवाई की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस जंग का मकसद हमास को खत्म करना बताया गया, लेकिन इसकी कीमत गाजा के आम नागरिकों ने चुकाई। देखिए ये आंकड़े और इन्हें ध्यान से सुनिए। सिर्फ कुछ महीनों के अंदर 30,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे गए, जिनमें 12,000 से ज्यादा मासूम बच्चे थे। सोचिए, 12,000 बच्चे। हॉस्पिटल्स पर बॉम्ब गिराए गए, डॉक्टर्स और नर्सेज मारे गए, स्कूल्स जहां लोगों ने पनाह ली थी उन्हें निशाना बनाया गया, रेफ्यूजी कैंप्स जिन्हें सुरक्षित जगह माना जाता है उन पर हवाई हमले किए गए, पूरे के पूरे शहर मलबे में तब्दील हो गए।
इस ऑपरेशन को देखकर साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में इजराइल के खिलाफ जेनोसाइड का केस दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल का मकसद हमास को खत्म करना नहीं है, बल्कि पैलेस्टीनियन लोगों को ही नष्ट करना है। इस केस में नेतन्याहू के अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के दिए गए बयान सबसे बड़े सबूत बने। सुनिए इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांट ने क्या कहा। उन्होंने पैलेस्टीनियंस को ह्यूमन एनिमल्स यानी इंसानी जानवर कहा। एक और मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि गाजा पर एटम बॉम्ब गिरा देना चाहिए। ICJ ने अपने इनिशियल ऑर्डर में कहा कि इजराइल को जेनोसाइड रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए अरेस्ट वारंट की मांग की। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने भुखमरी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने जानबूझकर गाजा में फूड सप्लाईज, पानी और दवाइयों को जाने से रोका, जिससे वहां के लोग, खासकर बच्चे, भूख से मरने लगे। आप सोच रहे होंगे कि इतना सब होने के बाद तो उनके अपने देश के लोग उनके साथ खड़े हो गए होंगे। बिल्कुल नहीं, ये जंग शुरू होने से पहले ही नेतन्याहू पूरी तरह से अपने देश में घिर चुके थे। जैसा कि पहले ही बताया, उन पर करप्शन के कई गंभीर आरोप थे, जिनमें केस 1000 गिफ्ट सफिर, केस 2000 मीडिया डील, केस 4000 बेजैक ब्राइबरी और केस 3000 सबमरीन अफेयर जैसे बड़े केस शामिल थे। आलोचकों का कहना है कि इन्हीं केसेस से बचने के लिए वो जुडिशियल ओवरहॉल कानून ला रहे थे, जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करना था। इसी को इजराइल की डेमोक्रेसी पर हमला मानते हुए उनके खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए इन तस्वीरों को, ये तेल अवीव की सड़कें हैं। यहाँ इजरायली जनता नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रही है। उनका कहना है कि नेतन्याहू जंग को सिर्फ इसलिए लंबा खींच रहे हैं ताकि वो पावर में बने रहें और अपने करप्शन केसेस से बच सके। उनके खिलाफ सबसे बड़ी बगावत उनकी अपनी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने की। सुनिए इन एयरफोर्स पायलट्स को, उन्होंने साफ कह दिया कि वो ऐसी डिक्टेटरशिप के लिए उड़ान नहीं भरेंगे। और ये देखिए, देश की सबसे एलीट स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने ट्रेनिंग करने से ही मना कर दिया। यहाँ तक कि उनके अपने डिफेंस मिनिस्टर ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। मोसाड और शिनबेट जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पुराने चीफ्स ने पब्लिक में आकर नेतन्याहू को देश के लिए खतरा बताया है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतने घोटाले, जनता का गुस्सा, फौज की बगावत, जेनोसाइड के आरोप और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू जैसा लीडर अब तक सेफ कैसे है? इसका जवाब करप्शन या पॉलिटिक्स से भी ज्यादा गहरा है। इसका जवाब साइकोलॉजी में है। इसका जवाब है उस फिनोमिनन में जिसे हम कहते हैं अंधभक्ति। अंधभक्ति पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। उसे एक पूरी मशीन, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करता है। नेतन्याहू इसके माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने सालों तक अपने आप को एक मसीहा या रक्षक के रूप में प्रोजेक्ट किया है। उन्होंने एक ऐसी इमेज बनाई है कि वही इजराइल के एकमात्र रक्षक हैं। उनकी रैलीज में लोग बीबी किंग ऑफ इजराइल के नारे लगाते हैं। उनके समर्थकों को बिबिस्ट्स कहा जाता है, जो उन्हें एक नेता नहीं बल्कि एक कल्ट लीडर की तरह देखते हैं। इस कल्ट को जिंदा रखने के लिए एक दुश्मन का होना जरूरी है। नेतन्याहू के लिए वो दुश्मन हमेशा बदलते रहते हैं। कभी ईरान, कभी फिलिस्तीन, कभी मीडिया, कभी सुप्रीम कोर्ट, तो कभी देश के लेफ्ट विंग लोग। वो अपने समर्थकों के दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि सिर्फ मैं ही तुम्हें इन दुश्मनों से बचा सकता हूँ। अब इसको इंडिया से रिलेट करके देखिए। आलोचक कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमने इंडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी ही एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी बनते देखी है। उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो कभी गलती नहीं कर सकता। उनके हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है और जो भी उनसे सवाल करता है उसे देशद्रोही या एंटी नेशनल का टैग दे दिया जाता है। देश प्रेम और नेता प्रेम के बीच की लकीर मिटा दी जाती है। आपको नेता से प्रेम करना ही देश प्रेम है, ये फॉर्मूला तैयार किया जाता है। इस अंधभक्ति को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल होता है प्रोपेगेंडा मशीन का। नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल करती है। हजारों सोशल मीडिया अकाउंट्स, बॉट्स और पेड इन्फ्लुएंसर्स के जरिए एक ऐसा जाल बुना जाता है जहां सिर्फ नेतन्याहू की तारीफ होती है और उनके विरोधियों के बारे में झूठ फैलाया जाता है। अगर कोई जर्नलिस्ट उनके खिलाफ लिखता है तो उस पर ऑनलाइन कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए जाते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी जाती है। इससे एक एको चेंबर बन जाता है जहां समर्थकों को सिर्फ वही सुनाई देता है जो वो सुनना चाहते हैं। और आलोचक कहते हैं कि इंडिया में इस मशीन का रूप और भी विराट है, जिसे IT सेल के नाम से जाना जाता है। हजारों लोग ऑर्गेनाइज तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, ट्विटर के जरिए सरकारी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इतिहास को बदलकर नए नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं।
झूठी खबरों और मिस इन्फॉर्मेशन की ऐसी आंधी चलाई जाती है कि सच और झूठ का फर्क ही मिट जाता है। इसका सबसे बड़ा हथियार है हिंदू मुस्लिम डिवाइड। हर असफलता को छुपाने के लिए, हर मुश्किल सवाल से बचने के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दिया जाता है, जिससे लोग आपस में ही लड़ते रह जाते हैं और असली मुद्दों से भटक जाते हैं। लेकिन ये नेता शायद एक चीज़ भूल रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो इनकलाब आता है। वो भूल रहे हैं कि हर दौर का एक फिरौन होता है और हर फिरौन का एक अंत होता है। उनकी प्रोपेगेंडा मशीन एक पूरी जनरेशन को कंट्रोल करने में शायद नाकाम हो रही है, क्योंकि जेन जी अभी जिंदा है। आज की युवा पीढ़ी जनरेशन जी अलग है। वो सोशल मीडिया पर पली बढ़ी है। वो ट्रेडिशनल मीडिया यानी टीवी और अखबार पर कम, बल्कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर ज़्यादा विश्वास करती है। वो इन्फॉर्मेशन के लिए सरकारी सोर्सेज पर निर्भर नहीं है, वो ग्लोबल है। वो दुनिया भर की यूथ से जुड़ी हुई है। जब इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे तो उसमें सबसे आगे यही जेन जी थी। जब इंडिया में CAA जैसे कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए तो उसकी कमान इसी जेन जी ने संभाली। ये जनरेशन अंधभक्ति में नहीं, सवाल पूछने में विश्वास रखती है। वो जानती है कि कैसे प्रोपेगेंडा को पहचाना जाए। वो मीम्स के जरिए, वायरल वीडियोस के जरिए पूरे सिस्टम का मजाक उड़ाती है। वो जानती है कि असली मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा और भविष्य है। इतिहास गवाह है, जैसा नेपाल में सदियों पुरानी राजशाही का अंत हुआ, कि जब जनता का सब्र टूटता है तो बड़े से बड़े पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी हिल जाते हैं, और उस जनता की आग को हवा हमेशा युवा पीढ़ी ही देती है। इसलिए ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री का अंत नहीं है, ये एक चेतावनी है। हर एक उस नेता के लिए जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को आग में झोंक देता है। हर एक उस किंग के लिए जो खुद को खुदा समझने लगता है। हर एक उस तानाशाह के लिए जो सोचता है कि वो झूठ और नफरत के दम पर हमेशा राज करेगा। एक शायर ने क्या खूब कहा है, तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। ये स्ट्रैटेजी शायद अब काम ना करे। जनता को अंधा समझने की भूल मत करो, क्योंकि जब ये जनता जागती है, जब ये जेन जी सड़कों पर उतरती है, तो बड़े से बड़े किंग का तख्त भी पलट जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही अनदेखे सच को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। हमारे साथ जुड़ें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अवेयर।